आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जून की जानलेवा गर्मी का प्रकोप कुछ कम हुआ है, सूरज अपने घर चला गया है और हम आ गए हैं। 23 जून की शाम आप आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुनना शुरू कर चुके हैं। ये आवाज नितिन ठाकुर की है। अगले 25-30 मिनटों में मैं आपको देश दुनिया में घटी सारी जरूरी खबरें बताऊंगा और उनमें जो खास है उसका रेशा रेशा भी उधेड़ेंगे। जैसे देश में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। कई विरोधी कह रहे हैं कि हमें इस रिकॉर्ड पर शक है। जानेंगे कि ऐसा क्यों है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी टीम नाराज चल रही है। पार्टी की मुखिया के दरबार में मामला है और पंजाब प्रभारी हरीश रावत को ये उम्मीद है कि मसला अब सुलझा कि तब सुलझा, लेकिन ये उलझा क्यों है ये जानेंगे। फिर राजस्थान लिए चलेंगे आपको, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे अपने नेताओं के दांव पेचों से त्रस्त हैं। यहां लड़ाई एक दूसरे से होने के बजाय आपस में ही चल रही है। सारी बातें आराम से करेंगे। पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मर्जर को मंजूरी दी है। वहीं मुफ्त राशन योजना में अतिरिक्त आवंटन नवंबर तक योजना जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। पाकिस्तान के लाहौर के जौहर कस्बे में धमाका हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के बोल्ड टीवी चैनल से बातचीत में लाहौर के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ब्लास्ट एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल के पास ई ब्लॉक में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धमाका मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल जम्मू कश्मीर में बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। ओडिशा राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के सिलेबस में 30% की कटौती की जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की उपलब्धता के चलते छात्रों की पढ़ाई में आई बाधा को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइंस टेलीकॉम सेक्टर के विकास में एक बहुत बड़ी क्रांति है। उन्होंने कहा कि भारत की बीपीओ इंडस्ट्री अभी करीब 2.8 लाख करोड़ है, लेकिन इस बात की संभावना है कि यह 2025 तक 3.9 लाख करोड़ हो जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को शुक्रवार तक टाल दिया गया है। इस मामले में अब 25 जून को सुनवाई होगी। सुशांत के ऊपर बनी फिल्म न्याय पर रोक लगाने के लिए उनके पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर शिकंजा अब और सख्त होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी एजेंसी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जब्त संपत्तियों को केंद्र और सरकारी बैंकों को सौंपेंगी। और भारत न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रिजर्व डे में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने अब तक 7 विकेट गंवाकर 150 रन बना लिए हैं। 21 जून से देश में नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू होने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड 90,86,000 डोज लगाए गए। उस दिन हमने भी अपने पॉडकास्ट में इस पर बात की थी। एक्सपर्ट से पूछा था कि क्या हम आगे भी इस रफ्तार को कायम रख पाएंगे। अगले दिन आंकड़ा गिरकर 54,22,000 पहुंच गया। तुरंत सवाल उठने लगे कि क्या कई राज्यों ने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बनाने के लिए कई दिन तक लोगों को दी गई डोज के आंकड़े रोक कर रखे। चर्चा में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, जहां 21 जून को 17,44,000 डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया और अगले ही दिन यह आंकड़ा 99% गिर गया और 4,842 तक पहुंच गया। विपक्षियों का कहना है कि मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने मैजिक मंडे हासिल करने के लिए कई दिनों तक वैक्सीन की खुराक जमा की थी। इस पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा है वो सुनिए। 21 जून को सोमवार था और उस दिन हमारा वैक्सीनेशन अभियान था। मंगलवार को हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं था। जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में सभी दिन वैक्सीन लगते हैं, क्योंकि उस पर हमारा नियंत्रण भी नहीं है और हम उसको नियंत्रित भी नहीं करते। प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति जाकर वैक्सीन लगाता है तो वो स्वतंत्र है। प्राइवेट सेक्टर के लोग स्वतंत्र हैं वैक्सीन लगाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। सही मायने में 21 जून
इस देश, इस दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के नाम रहा। जिस दिन मध्य प्रदेश की जनता ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफे को, उनके उपहार को स्वीकार किया और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 16,95,592 लोगों को हमने वैक्सीन लगाया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पर तंज कसा। लिखा कि रविवार को जमाखोरी, सोमवार को टीका लगवाएं और मंगलवार को लंगड़ाकर लौट जाएं। इस बीच हमारी बात हुई खेल पत्रकार अभिनव राव से। उन्होंने 18 मई को वैक्सीन लगवाई और फिर 19 जून को लगवाई, पर उन्हें सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिला। 21 जून को पहली डोज का मैसेज आया। फरीदाबाद में रहने वाले अभिनव ने जो कहा वो सुनिए। दरअसल पिछले 18 मई को मैं फरीदाबाद के ही एक गांव तिगांव के सरकारी हॉस्पिटल में अपना पहला कोविड वैक्सीन लगाने पहुंचा। वहां मुझे कोवैक्सीन लगाई गई। क्योंकि कोवैक्सीन के लिए 28 दिन का पीरियड मैंडेटरी है सेकेंड डोज से पहले, तो मेरा जो पीरियड था वो 15 जून को ख़त्म हुआ और 19 जून को मैं अपना सेकेंड डोज लगवाने के लिए फिर से तिगांव पहुँचा। वहाँ मेरा आधार कार्ड लिया गया, मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लिया गया, मेरा नाम पूछा गया, मेरी एज पूछी गई और मेरा मोबाइल नंबर लिया गया और मुझे वैक्सीन लगा दी गई। कायदे से मुझे 19 जून को ही अपने सेकेंड डोज का जो सर्टिफिकेट था वो मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अगले 2 दिन तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया। फिर 21 जून को, जिस दिन बहुत ज़्यादा देश में वैक्सीन लगी थी, लगभग 86 लाख वैक्सीन लगवाने का दावा है, उसी दिन शाम को 4:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि आपको कोवैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ 21 जून की शाम को 4:30 बजे लगी है। मतलब मैंने जो 19 जून को जो वैक्सीन लगवाई थी सेकंड डोज, उसका मुझे कोई सर्टिफिकेट या कोई भी मैसेज नहीं आया है। लेकिन 21 जून को जब मैं तिगांव गया ही नहीं, तब मुझे वहाँ से मैसेज आ रहा है कि आपको एक तिगांव में वैक्सीन लगी है और वो आपकी फ़र्स्ट डोज़ है कोवैक्सीन की। तो ये बहुत ही दुविधा की बात है और हास्यास्पद है कि मुझे 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। एक लगी मुझे 18 मई को और सरकार के मुताबिक मुझे दूसरी वैक्सीन लगी है 21 जून को और दोनों ही मेरी फ़र्स्ट डोज़ हैं। लेकिन कायदे से मेरी पहली जो वैक्सीन लगी थी वो 18 मई को लगी थी, दूसरी जो मेरी वैक्सीन लगी थी वो 19 जून को लगी थी, लेकिन उसका कोई भी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। ऐसे में मैं दुविधा में हूँ कि मुझे अगर अपना सेकंड डोज़ का सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या मुझे तीसरी डोज़ लगवानी होगी। तो ये बहुत हास्यास्पद है और सरासर सरकारी मुलाजिमों की और सरकार की एक तरीके से बहुत बड़ी लापरवाही है और मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे। और ऐसी शिकायतें सिर्फ एक जगह ही नहीं है बल्कि कई जगहों से आई हैं। हमने इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से बात की और पूछा कि देश में टॉप परफॉर्म करने वाले राज्य कौन से थे और 21 जून के बाद आंकड़ा कहां गिर गया। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो टॉप 5 स्टेट्स थे जहां पे कि वैक्सीनेशन 21 तारीख को जो इंडिया में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का नंबर जो आया था तकरीबन 88 लाख के आसपास कोविन डेटा के अकॉर्डिंगली। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी बुलेटिन होती है जो एवरीडे मॉर्निंग में आती है, तो नेक्स्ट डे में भी यही बात सामने आई थी। तो सबसे ज्यादा जो उछाल थी 21 को, वो उछाल थी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे स्टेट्स में। मैक्सिमम जो 16 लाख से ऊपर जो वैक्सीनेशन हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद कर्नाटक में 10 लाख के अराउंड वैक्सीनेशन था और उसके बाद उत्तर प्रदेश तकरीबन 7 लाख के आसपास और बिहार जो है वो 5 लाख से ऊपर था। लेकिन नेक्स्ट डे जो नंबर्स आए और हम लोगों के सामने जो डेटा आया, यानी कि 23 तारीख को मॉर्निंग में 22 तारीख की जो रिपोर्ट आती है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के एक रिपोर्ट में, उसमें साफ तौर पर दिखा कि मध्य प्रदेश अगर हम एग्जाम्पल लें तो जो 16 लाख मध्य प्रदेश कर रहा था वो तकरीबन 49,396 पे आ गया। तो ये एक मेजर ड्रॉप है मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये था जो 10 लाख कर्नाटका का था वो तकरीबन 3,92,000 पे आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बेटर किया और 6,90,000 था 21 तारीख को, वो 8,22,000 के पास आ गया। तो एक्सेप्शनल केवल उत्तर प्रदेश था, अदरवाइज बाकी जितने चारों और स्टेट थे टॉप 5 में जो 21 तारीख को मैसिव वैक्सीनेशन शो किए थे, वो ठीक नेक्स्ट डे उनमें मेजर ड्रॉप आया और मैक्सिमम ड्रॉप ही आया मध्य प्रदेश में कर्नाटक से। और इसी तरह के कुछ हालात बिहार में भी रहे जो अगर देखें तो 5,35,000 था 21 तारीख को, वो 3,74,000 पर सिमट गया। और इसी तरह से वैक्सीनेशन जो करीब 4,64,000 था हरियाणा में, वो 1,03,000 के ऊपर आसपास आ गया। तो ये जो मेजर ड्रॉप है ये इन स्टेट्स में है। और ये देखने में भी आया कि
ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से इससे पहले भी काफी कम वैक्सीनेशन वहां पे हुआ था। मध्य प्रदेश भी काफी लिमिटेड था, 1 लाख हार्डली पहुंच रहा था वो, लेकिन अचानक 21 तारीख को वो 16 लाख कर रहा है। दीपू, क्या आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मैजिकल मंडे मैनिपुलेटेड था, ना कि कोई जेन्युइन कीर्तिमान बना? बिल्कुल, इसको देख के तो यही लगता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सारी एनर्जी आपने 21 तारीख के को लेकर के सारे स्टेट्स लगा रखे हो, ये साफ दिखता है। और ये भी नहीं है कि केवल और केवल ये डिफरेंसेज आपके केवल बीजेपी शासित राज्यों में, इवन कांग्रेस राजस्थान वगैरह में भी वैसे ड्रॉप देखने को आया है। और जैसे कि मैं अगर नंबर्स को देखें तो अगर इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जिस भी तरह से लोग एनालाइज करें, लेकिन रीजन यही है कि सबसे ज्यादा जो है अचानक ये 21 तारीख को एक तरह से शो केवल किया गया कि हाँ वैक्सीनेशन की ड्राइव इतनी ऊपर जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहना था कि ये टेस्टिंग थी कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है कि वैक्सीनेशन हम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन सवाल इस समय टेस्टिंग का अब नहीं रह गया है, जबकि थर्ड वेव के डेल्टा प्लस जैसे नए वेरिएंट्स के आने की धमक सुनाई दे रही है 4-5 स्टेट्स में। उसके दौरान इस तरह की टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो नेक्स्ट एकदम इतना मैसिव ड्रॉप हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में भी ड्रॉप हुआ है, जो उस दिन 21 तारीख को अगर देखें तो वो करीब 6 पोजीशन पर था, लेकिन ठीक 21 तारीख को वो भी 3 लाख से करीब नीचे आ गया। तो ये यही हालत आपका राजस्थान में भी है कि अगर 4,12,000 के आसपास उस दिन 21 तारीख को था, फिर 3,38,000 हो गया। और तमिलनाडु में भी यही हालत है, 3,71,000 से तकरीबन 4 लाख से वो 2,76,000 पे आ गया। महाराष्ट्र में भी अकेले ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि 21 तारीख को वैक्सीनेशन जो है करीब 3,32,000 के आसपास से रिकॉर्ड किए, जो दिल्ली का उस दिन रेज था। उसके बाद लेकिन जो उसने गेन किया है 4,88,000 है। तो ये एक डिफरेंसेस कुछ स्टेट्स में दिखे हैं। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोरोना से, वहां पे एक तरह से देखा जाए तो स्टेगनेंसी है। और लेकिन हम लोगों ने जब इसको 100% के अकॉर्डिंगली देखा कि कितने लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी दोनों डोज ले चुके हैं, तो उसमें भी बड़ा सरप्राइजिंग फिगर्स आ रहे थे। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा एक तरह से इफेक्टेड रहा है इससे, कोरोना वायरस से, लेकिन वहां पे 10% से भी नीचे अभी लोग वैक्सीनेट हो पाए हैं। और दिल्ली में थोड़ा सा 10% से ज्यादा है, लेकिन जो नंबर था डेथ 1 लाख में वो दिल्ली में काफी ज्यादा है, गोवा के बाद दूसरा स्टेट बन जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो 21 तारीख का एक इवेंट जैसा लग रहा है कि इसमें केवल और केवल एक तरह से देखा जा सकता है कि कोई बहुत ही नियोजित तरीके से पर्टिकुलर डे को महान बनाने का एक साफ तौर पर इंडिकेशन दिखाई देता है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया नेक्स्ट डे भी, और उससे पहले भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये वैक्सीनेशन है, कोई इस तरह का आंकड़ा इसमें अगर डिफरेंसेस जाते हैं तो साफ दिखता है। पंजाब में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के हाल ही में दिए गए इंटरव्यूज से लेकर ट्वीट और सड़कों पर लगे पोस्टर्स में साफ दिखा कि उनकी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से ठनी हुई है। इसे संभालने के लिए पिछले एक पखवाड़े से पंजाब से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं। हाईकमान एकदम एक्टिव है। आज भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल से मिलने के बाद जाखड़ ने कहा कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो तनातनी चल रही है, बस वो कुछ ही मसलों को लेकर है। बिल्कुल, जो ये सिद्धू साहब की आप बात कर रहे हैं, इन मसलों को भी इसके बीच में ये दे आर पार्ट ऑफ दिस कंसल्टेशंस नाउ, बट मेन इशू है, खुद सिद्धू साहब भी यही कह रहे हैं कि मसले हल होने चाहिए। मसलों को लेके ये झगड़ा है, कोई पर्सनैलिटीज का क्लैश नहीं। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 दिन दिल्ली में रहे, मगर उनकी मुलाकात हाईकमान से नहीं हुई। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 7-8 जुलाई तक इस मामले को सुलझा देंगी। पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के बयान भी देख रही है, उन्हें भी दिल्ली बुलाया जाएगा। तो सवाल यह है कि सिर पर चुनाव के बीच दोनों गुटों की बढ़ी तकरार और कैप्टन का समझौते के मूड में ना दिखना, क्या अंदाजा लग रहा है अभी तक के घटनाक्रम से कि हाईकमान का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या रास्ता है पार्टी के पास? हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। देखिए, जहां तक हाईकमान की बात है, हाईकमान पशुपेश में है। हाईकमान अपने टोज पर है, क्योंकि ये दोनों नेता हाईकमान की नाक में दम किए हुए हैं, क्योंकि
जो मल्लिकार्जुन खड़गे पैनल ने सुझाव दिए थे, दोनों में से कोई भी एक नेता भी उन सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैनल ने जो सुझाव दिए थे, उसमें एक तो नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव था, उसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले नहीं माना, और उसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंजूर नहीं। उनका यह मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जुमा ही पार्टी में आए हैं और उनको सिर्फ 5 साल ही पार्टी में आए हुआ है समय, और क्योंकि उनकी तुलना में बहुत सारे ऐसे सीनियर कांग्रेस जन हैं जो पार्टी अध्यक्ष के पोस्ट के लिए उपयुक्त हैं और सही है, और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाना सही नहीं है। सो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दोनों नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अब प्रतिष्ठा का सवाल इन्होंने बना लिया है। और पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद नेता प्रतिपक्ष भी सत्तारूढ़ दल के नेता के साथ इस तरह की भाषा का उपयोग न करता हो। सो कुल मिलाकर स्थिति खराब हो रही है। पार्टी आलाकमान दोनों के महत्व को समझता है, ना तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज करना चाहता है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करना चाहता है। एक तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2022 के चुनाव का नेता बता दिया गया है, उधर नवजोत सिंह सिद्धू होर्डिंग्स के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वही 2022 के नेता होंगे। सवाल यह है कि इन दोनों में से नेता कौन होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या नवजोत सिंह सिद्धू या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने डिफरेंसेस भूल कर करीब आएंगे, या फिर इसी तरह अलग अलग लड़ाई लड़के पार्टी को कमजोर करता रहेंगे और जो विपक्षी दल है उनको पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के मौके देते रहेंगे? जी मंजीत, क्या कैप्टन कोई सख्त या बड़ा फैसला कर सकते हैं, या हाई कमान कैप्टन पर कोई सख्त एक्शन ले सकता है, क्योंकि वो लगातार दिल्ली की अनदेखी कर रहे हैं? देखिए, इस तरह का तो कोई संकेत नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हाईकमान कोई एक्शन ले सकता है। अलबत्ता कांग्रेस का एक धड़ा नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जरूर एक्शन लेने की मांग कर रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयानबाजी है उसे इनडिसिप्लिन माना जा रहा है, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है, सरकार की छवि खराब हुई है। तो जहां तक इनडिसिप्लिन की बात है या फिर कोई कार्रवाई करने की बात है, तो वो सिद्धू के खिलाफ मांग उठी है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करके पार्टी हाईकमान कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में भी ज्यादातर विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही पाले में हैं। अच्छा, एक और सवाल मंजीत, हो सकता है पूछना जल्दबाजी हो, लेकिन अगर कांग्रेस में भी सिद्धू संतुष्ट नहीं हुए, यहां दाल नहीं गली, फिर अब क्या होगा, कहां जाएंगे? देखिए, फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनसे जब भी सवाल पूछा जाता रहा है, वो हमेशा एक ही जवाब देते आए कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं और जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन काफी अरसे से आम आदमी पार्टी उनके प्रति उनकी तरफ डोरे डालती आई है, और हाल ही में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में तो साफ साफ ये भी कह दिया था कि वो एक सिख चेहरे की तलाश में है, और पंजाब का पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो एक सिख ही होगा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू की इज्जत करते हैं और वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। तो कुल मिलाकर इशारा है। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू को पार्टी के पाले में लाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ते हैं या फिर नहीं। और अब बात राजस्थान में चल रही सियासी हलचल की। दोनों ही पार्टियों में खींचातानी है। एक तरफ कांग्रेस है, जहां सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टसल जो चल रही थी, उसमें अब निर्दलीय विधायक कूद पड़े हैं। 12 निर्दलीय विधायकों की जयपुर के एक बड़े होटल में आज मीटिंग थी। दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां वसुंधरा के समर्थक पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि पार्टी नेतृत्व ने ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है जो पार्टी के ही खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वसुंधरा ही बीजेपी है, बीजेपी ही वसुंधरा है, ऐसा कहने वालों को पहले तो समझाया जाएगा और ना मानने पर एक्शन होगा। तो मतलब जून की गर्मी में राजस्थान के आसमान पर सियासी बादल घिर आए हैं।
एक बिजली दिल्ली पुलिस ने भी गिराई है। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के कांग्रेसी नेता महेश जोशी को कथित फोन टैपिंग मामले में नोटिस भेज दिया है। हमने इन सियासी घटनाक्रमों पर बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर शरद कुमार से और उनसे पूछा कि निर्दलियों का जमावड़ा पायलट और गहलोत में से किसे ज्यादा टेंशन दे रहा है। देखिए, निर्दलीय विधायकों को उतारा तो गया है सचिन पायलट के खिलाफ। अब ये निर्दलीय हैं या कांग्रेस के संबद्ध सदस्य हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, इसे लेकर भी एक समस्या है। क्योंकि जब ये चुनाव जीते थे तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी के सामने ये कांग्रेस के सदस्य बने थे। क्योंकि आपको याद होगा कि इन्हीं 13 में से 3 निर्दलीय जब विधायक गायब हो गए थे सचिन पायलट के साथ, तो उन्हें कांग्रेस के एसोसिएट मेंबरशिप से बर्खास्त किया गया था। अब जब सचिन पायलट के खिलाफ इन्हें उतारना है तो इन्हें निर्दलीय बताकर उतारा जा रहा है ताकि गहलोत गुट यह कह सके कि हमारा बस इन विधायकों पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यही कहा था कि निर्दलीय हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली कांग्रेस के संबद्ध सदस्य हैं। इस हिसाब से सचिन पायलट पे ये भारी पड़ रहे हैं। निर्दलीय के नाम पर ये सचिन पायलट को बाहरी बता रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति के लिए खतरनाक बता रहे हैं, जातिवादी बता रहे हैं, मीणा विरोधी बता रहे हैं। तो सचिन पायलट के बदनाम करने के हिसाब से तो बेहद मुफीद बैठते हैं ये गहलोत गुट के लिए। लेकिन जिस तरह की सहानुभूति सचिन पायलट को मिल रही है इन बयानों से, जनता में जो छीछा लेदर हो रहा है उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं यह गहलोत गुट के लिए भी नुकसानदायक है। अगर सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए उतारा जा रहा है तो अशोक गहलोत की भी बदनामी हो रही है निर्दलीय विधायकों के बयानबाजी से। और जिस तरह से आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का मकसद यही है कि जब कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सचिन पायलट हमारे स्टार नेता हैं, तो इन निर्दलीय विधायकों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। और इसी बात को लेकर आज मीटिंग कराई गई है कि हमने कांग्रेस की सरकार बचाई है, हमारी सुनी जाए। इधर जिनके खिलाफ ये जीत कर आए हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी एक गोलबंदी शुरू कर दी है और उन्होंने भी टीम 19 के नाम से एक टीम बनाकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें मिलने का समय दिया जाए, हमारा काम नहीं हो रहा है और इन लोगों का काम हो रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कांग्रेस की राजनीति बेहद निचले स्तर पर उतर आई है। जी शरद, दूसरी तरफ बीजेपी है, वहां वसुंधरा समर्थकों पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन वसुंधरा अपने जैसे तेवरों के लिए जानी जाती हैं। आपको लगता है कि वो या उनके समर्थक किसी एक्शन पर चुप बैठेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि वसुंधरा राजे चुप नहीं बैठने वाली हैं। वो अलग मिजाज की नेता हैं और आज तक आपको याद होगा कि उनकी अदावत भले ही खुलकर सामने कभी नहीं आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो कभी कंफर्टेबल नहीं रही हैं, कहीं भी नहीं रही हैं। और इस बात को लेकर अब कोई संशय भी नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद वसुंधरा राजे से 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। और जिस तरह से बैनर पोस्टर पर से उनकी तस्वीरें उतारी गई, उपचुनाव में बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ तक कि सभाओं में न बुलाया गया, न पोस्टर बैनर पर चित्र लगाए गए। तो एक तरफ से कहा जा रहा है कि जो संदेश लगातार बीजेपी आलाकमान दे रहा है उसके हिसाब से तो वसुंधरा को छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर क्या वसुंधरा राजे चुप बैठेगी, इसे लेकर बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर तैयारी कर रही हैं। जो जिस तरह से मांगे अचानक उठाई गई कि वसुंधरा ही बीजेपी, बीजेपी ही वसुंधरा राजस्थान में, तो ये वसुंधरा समर्थक चुप तो नहीं बैठेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों में अंतर है। देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे कल्याण सिंह हो, येदियुरप्पा हो, शंकर सिंह बघेला हो, उमा भारती हो। पार्टी छोड़ने के बाद बलराज मधोक के जमाने से, जनसंघ के जमाने से, यहाँ पार्टी छोड़ने के बाद कोई पूछ नहीं होती। इस बात के बारे में शायद वसुंधरा राजे को पता है, इसीलिए वो सचिन पायलट की तरह खुलकर फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही हैं। उनके साथ उनके बेटे की एक लेगेसी भी, अपने बेटे को भी उन्हें राजनीति में एस्टेब्लिश करना है। तो इस लिहाज से वो जिस तरह से सचिन पायलट सामने आए हैं वो नहीं आ पा रही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वो चुप नहीं बैठेंगी और अपनी राजनीति के जरिए हो सकता है कि उन्हें अगर नेता नहीं बना जाए तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाती रहेंगी।
और अब चलने का वक्त है। कुछ कहना सुनना हो तो मेल कर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आज आइएगा ट्विटर स्पेसेस पर रात 9 बजे, वहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी सब्जियों की जिसे आपका दिल भी चाहता है कि नहीं तो बैन हो जाना चाहिए। तो आइएगा और अपनी बात कहिएगा, हम इंतजार करेंगे। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। हम सभी को इजाजत दीजिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।